नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 3 फरवरी 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहा था कि भाई साहब हम ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, हम ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि ईरान ने वो चीजें कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी होंगी और ये पूरी दुनिया के लिए एक नजीर होगी। ये तमाम बयान देने वाला डोनाल्ड ट्रंप फाइनली घुटने पे आके कैसे खामनेई के सामने मदद की भीख मांग रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही जिस न्यूक्लियर टॉक को लेके बातचीत होनी है, क्या ईरान उस पर सहमत होगा या फिर नहीं सहमत होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या सऊदी अरब ने ईरान और अमेरिका के बीच इस होने वाली जंग को टालने में बड़ी भूमिका निभाई है या फिर अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि इस समय गाजा की क्या सूरत हाल है, चूंकि जब तक आप गाजा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक शायद चीजें आपके लिए जाननी उतनी फायदेमंद नहीं होंगी। और साथ ही भारत सरकार ने एक बार फिर से रशिया को धोखा दे दिया है और ये धोखा किस लेवल पे है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की फिर से एक बार बेइज्जती की है और ये बेइज्जती कितने बड़े पैमाने पे हुई, इसको अगर सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बता रहा हूं। और सबसे पहली खबर हम आपको ईरान की बताएंगे। दरअसल ईरान के साथ तुर्की ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद इसी फ्राइडे को अचानक से जहां जंग के माहौल आपको देखने को मिल रहे थे, इसी दौरान अब खबर आ रही है कि ईरान के कुछ नेता, कुछ सीनियर डिप्लोमेट, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट बाकायदा तुर्की जाएंगे और वहां पे जाके बाकायदा अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। अब बातचीत का मुद्दा क्या होगा? बातचीत का मुद्दा होगा न्यूक्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही एक दो और जो चीजें हैं छोटी मोटी उस पर भी बातचीत होगी। तो बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका झुका या फिर ईरान झुका? बातचीत करने को सामने कौन आया, फ्रंट पे कौन आया? तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएं तो साफ बात यह है दोस्तों कि इस समय बातचीत करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई बेताब था तो वो डोनाल्ड ट्रंप था। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार अपनी वारशिप्स को भेज रहा था उस दौरान उसने कहा था कि या तो हम डील करेंगे या फिर हम इनको मारेंगे। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि यानी हम दबाव बना के ईरान के साथ डील कर लें, चूंकि हमला करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। और इसके बारे में अब आपको मैं डिटेल में बताता हूं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ईरान के पास इस समय जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईरान इस समय अपने 3000 मिसाइलों को बाकायदा अमेरिका के ऊपर तान के रखे हुए हैं। 3000 तो केवल अमेरिका के ऊपर तानी गई हैं, बाकी अलग अलग जगहों पे तानी गई हैं। जो इनकी हाई रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसकी जद में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी आता है। इजराइल की बात आप हटा दीजिए, इनकी और जो प्रॉक्सीज हैं उनकी बात आप हटा दीजिए, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो भी जद में आता है। साथ ही अलग अलग और शहर भी अमेरिका के जद में आते हैं। चूंकि इन मिसाइलों की रेंज 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, इवन 12000 तक इस समय ईरान की मिसाइलों की रेंज है। और ऐसी मिसाइल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आलम यह है कि जब इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा, अपने F-35 फाइटर जेट को भेजा, इस दौरान एक बड़ा ऐलान होता है खामनेई द्वारा कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो ये रीजनल वार होगी। अब रीजनल वार का मतलब क्या है? रीजनल वार का मतलब ये है कि ईरान के साथ कई सारे ऐसे देश हैं जो आके लड़ेंगे। अब ये बात जब ईरान ने बोली तब अमेरिका ने कैलकुलेट करना शुरू किया कि आखिर अगर इस ईरान ने ऐसी बात बोली है कि हमारे साथ रीजनल वार होगी यानी कई सारे लोग आके लड़ेंगे, तो वो लोग कौन है? तो अब मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं। सबसे पहली खबर आप ये जान लीजिए कि अमेरिका ने सर्विलांस रखने के लिए 135WB जो प्लेन है उसको भेजा था। अब 135WB जब प्लेन भेजा, इसी के जस्ट बाद चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भेजी कि ये 135WB जो प्लेन है वो फेल हो गया। 135WB प्लेन जो है उसकी खासियत आपको बताऊं तो ये प्लेन बाकायदा सिग्नल्स भेजता है अपने चारों तरफ और डिटेक्ट करता है कि कौन सी सबमरीन कहाँ पे, साथ ही ये भी डिटेक्ट करता है कि कौन सा फाइटर जेट कहाँ पे, साथ ही अलग अलग तरह के जो हथियार है वो कहाँ पे। ये तमाम चीज़ें 135 जो WB है वो डिटेक्ट करता है। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, किस डिटेक्ट करने वाली शिप में या फिर ये डिटेक्ट करने वाले एरोप्लेन में भाई साहब सिग्नल ही मिलने बंद हो गए।
अब ये सिग्नल जैमर कहां से आके लग गया, इसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका इतना पागल हो गया दोस्तों कि इसका लेटेस्ट वर्जन 135WU भेजता है कि जाओ और चेक करो। और उसके बाद ताजुब वाली खबर आप सुनिए कि चाइना से 56 फाइटर जेट आते हैं और इनको पकड़ने के लिए अमेरिका ने जो अलग अलग देशों में अपने एयरबेसेस बनाए हैं वहां के सारे रडार एक्टिव कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी रडार में पकड़ा नहीं जा सका, वो रडार से गायब हो गए। यानी प्योर स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जो फाइटर जेट हैं वो चाइना से ईरान आए थे। अब इसकी खबर धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है और जब ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं तब कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बात पता है कि भाई साहब अगर ऐसी ऐसी फाइटर जेट्स आ रही हैं मैदान में जिनको हमारा रडार डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, तो जब तक हम डिटेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम लड़ेंगे कैसे। और यही वजह है कि फिर धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा कि लगता है भाई गलत तीर ले लिया। और इसी बीच सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये तमाम लोग डिस्टर्ब, चूंकि वजह ये थी कि इनके यहाँ अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं और मार्को रूबियो ने साफ तौर पे कहा था कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो भाई साहब 30 से 40 हजार जो अमेरिकी सैनिक इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात है वो सब मारे जाएंगे। ये बात मार्को रूबियो ने साफ तौर पे बोली थी डोनाल्ड ट्रंप के आगे। तो इसके बाद एक बात अब ये निकल के सामने आई कि भाई साहब ये तैनात कहाँ है, मिडिल ईस्ट में किसी अरब कंट्री में ही है। और अगर अरबों की जमीन पे अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे तो ऐसे हाल में जो अरब के लोग हैं वो तो अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन अरब की जो हुकूमत है वो चाहे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे अल-थानी हो, ये तमाम लोग भाई साहब अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे हाल में पब्लिक कहीं और जा रही, उसका सेंटीमेंट कहीं और जा रहा, साथ ही जो शासन प्रशासन है उसका सेंटीमेंट कहीं और जा रहा, तो इनके ही लोग न भड़क जाएं। इस वजह से सऊदी अरब, ओमान, कतर, जॉर्डन, ये तमाम लोग भाग के सीधा सीधा पहुंचते हैं अमेरिका के पास और कहते हैं भाई साहब बातचीत कर लो, हमला करने का कोई फायदा नहीं। और इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अब्बास अराची जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तुर्की के दौरे पे गए हुए थे। इस दौरान जब उनसे बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बातचीत अगर प्यार भरे लहजे में होगी तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अगर धमकी देगा अमेरिका तो हम बातचीत नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं तुर्की से भी वहां मैसेज पहुंचा कि भाई साहब ईरान कहीं से भी झुकने वाला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता थी कि अगर हम हमला करेंगे तो जंग बहुत भयानक होगी। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने की नियति छोड़ी और बातचीत पे तैयार हुआ। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि इस बातचीत में नेगोशिएशन क्या क्या होना है। तो इजराइल ने अपना शाही फरमान डोनाल्ड ट्रंप को सुना दिया है और जब से एप्स्टीन फाइल निकल के सामने आई है इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बाकायदा इजराइल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये बात साफ है। तो इजराइल ने अपना फरमान सुनाया और कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमको 3 चीजें चाहिए। पहला कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, दूसरा ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं बनाएगा, और तीसरा ईरान कोई भी प्रॉक्सी वार नहीं लड़ेगा, यानी जो हिजबुल्लाह है, जो हमास है, इनको खत्म करना पड़ेगा। अब इस पे जो अब्बास अराची हैं इन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा और इंटरव्यू में आपको सुनाऊंगा। अब्बास अराची ने कहा कि अगर बात न्यूक्लियर टॉक की है तो हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते थे। अगर ये चाहते हैं कि परमाणु हथियार ना बनाए तो हम वैसे भी नहीं बनाना चाहते थे। एक काम करें, आए हमसे हमारा यूरेनियम ले जाएं, लेकिन फिर हमको क्या मिलेगा वो बताएं। क्योंकि अगर बातचीत हो रही है तो दोनों देशों का फायदा होना चाहिए। तो फिर सामने वाले पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। इस पे अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि हमारे ऊपर जितने सेंक्शंस लगे हैं वो सेंक्शंस अपलिफ्ट हो जाए, यानी सेंक्शंस हटा दिए जाएं। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो सेंक्शंस लगे थे इससे इकोनॉमी कमजोर हो रही थी, पब्लिक गरीबी और गुर्बत में आ रही थी। तो इधर से इन्होंने जंगी बेड़ा भेजा, अपने पैसे खर्च किए, इन्होंने अपनी मिसाइल बस अपने बॉर्डर पे लगा दी। उसके बाद अब देखिए सेंसस हटने की नौबत आ गई। और तीसरी बड़ी बात जो इजराइल ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, इस पे ईरान का साफ तौर पे कहना है कि भाई साहब हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारे डिफेंस का हिस्सा है। हाँ, हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन बैलिस्टिक वाले मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और साथ ही जो प्रॉक्सी वार है इसके बारे में ईरान ने कुछ भी नहीं कहा। क्या कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई, मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूं, बाकी कॉपीराइट की वजह से नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप सुने। Like enrichment, things like ballistic missiles, that as well. Is that completely out of the question for you, or is that something you could at least talk about? President Trump said no nuclear weapons, and we fully agree with that. That could be a very good deal. Of course, in return, we expect sanction lifting.
इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची ने बड़े क्लियर अंदाज में बोला कि हाँ, न्यूक्लियर पे हम बातचीत करने को तैयार हैं, उस पे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदले में हमें क्या मिलेगा। अब आपके साथ एक घटना हो रही होगी, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब अब तो बातचीत शुरू है, तो क्या जंग का खतरा टल गया है? क्या अमेरिका हमला नहीं करेगा? तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। जब 12 दिन की जंग हुई थी, इससे पहले भी ओमान ने कहा था कि अमेरिका आपसे बातचीत करना चाहता है और ईरान ने इस पे कहा था कि ठीक है, हम रेडी हैं। इसके बाद बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन इधर जब बातचीत शुरू हुई थी, इसी के जस्ट चंद घंटे बाद B2 बॉम्बर ने ईरान के ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए थे और इसी के जस्ट बाद कतर के अंदर और बाकी अलग अलग देशों में जो अमेरिका का बेस है, उस पर ईरान ने पलट के वार किया था। और जब अमेरिका को ठीक ठाक नुकसान हुआ तब सीज फायर कर लिया अमेरिका ने। तो ये कह देना कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, भाई साहब आप अमेरिका की फितरत पे संदेह कर रहे हो। अमेरिका मतलब झूठा, मक्कार, धोखेबाज, उसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते, वो हमला करेगा, नहीं तो कोई और तरीका खोज रहा होगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने ईरान को बहुत बड़ा धोखा दिया है और पाकिस्तान के अब जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बात बता दी कि ईरान को धोखा मिल चुका है, चूंकि पाकिस्तान ईरान के बीच एक समझौता था जिसको कहा जाता था रहदारी सिस्टम। रहदारी सिस्टम का मतलब ये था कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं जो ईरान के बॉर्डर पे रहते हैं, एक कागज उनके पास होता था, यानी एक तरह से पास बन जाता था, जिससे वो ईरान में जाके नौकरी कर सकते थे। ईरान के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में आके नौकरी कर सकते थे। लेकिन अचानक से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रीजन देते हुए कहा कि हमारे अंदर आतंकवादी आ रहे हैं। मतलब ध्यान दीजिए, पाकिस्तान में आतंकवादी आ रहे हैं ईरान से। इतना कह के इन्होंने अब इस रहदारी सिस्टम को बंद करने का ऐलान किया है। 15 मार्च साल 2026 से ये तैयारी शुरू हो जाएगी और 31 मार्च साल 2026 से जो रहदारी सिस्टम है वो बंद कर दिया जाएगा। इससे नुकसान ये होगा कि अब बाकायदा वीज़ा और पासपोर्ट लगेंगे और जो छुटपुटिये मजदूर हैं जो एक कागज़ के दम पे पाउदी बना के चले जाते थे, वो वीज़ा पासपोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे। और हम सभी जानते हैं कि वीज़ा पासपोर्ट बड़ा महंगा होता है। अब सुनिए, ये बात भले ही पाकिस्तान ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी का इशू था, आतंकवादी घटनाएं होती थी, दैट्स वाई हमने रहदारी सिस्टम कैंसिल आउट किया, लेकिन अंदर की खबर ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए और ईरान की इकोनॉमी पे चोट पहुंचाने के लिए, वहां मजदूर ज़्यादा ना पहुंच पाए, ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो, इस वजह से रहदारी सिस्टम को बंद किया है। और इसको लेके अब ईरान भड़क चुका है और पाकिस्तान का जो असली चेहरा एक बार फिर से निकल के सामने आ गया है कि अमेरिका का ही चाटने वाला है। इससे बड़ा गद्दार पूरी दुनिया में कोई नहीं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, लेकिन इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच एक खुफिया डील हुई है और इस डील के बारे में बस इतना कहूँगा कि रशिया को फिर से धोखा मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ और एक बहुत बारीकी से आपको बताऊँगा एक चीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी साहब से मेरी बात हुई है, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, एक शक्तिशाली देश के लीडर हैं। बातचीत के दौरान हमारे उनके बीच कई सारे अहम मुद्दों पे समझौता हुआ है, जैसे हम भारत के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है उसको 25% से घटा के 18% कर रहे हैं। बदले में भारत हमारे गुड प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ लगाएगा। मतलब सोचिए कि 25 से घट के 18 क्या करते हैं, हम 0 लगाएंगे। अब सुनिए, भारत रशिया से तेल नहीं लेगा, भारत रशिया से कोई चीज़ नहीं लेगा, भारत केवल अमेरिका से चीज़ लेगा। ये बात मोदी साहब मान चुके हैं और लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तीसरी या चौथी लाइन में मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी की रिक्वेस्ट पे, ऑन हिज रिक्वेस्ट, यानी यहां भी मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने जलील कर दिया कि मोदी ने मुझसे बातचीत की, मोदी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूं, ऑन हिज रिक्वेस्ट। रसिया जैसा दोस्त हमारे पास था, लेकिन मोदी साहब फिर से पहुंच गए ऑन हिज रिक्वेस्ट। और ये पोस्ट ऐसा नहीं कि केवल मैं देख रहा हूं, ये भी नहीं कि आप केवल देख रहे हैं। देश की बात होती, देश में इसको घुमा फिरा के लपेट की मिट्टी पलीत कर देते, लेकिन आज ये चीज पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी साहब ने रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप से। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से मोदी साहब ने रिक्वेस्ट की? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? एक और बड़ी अपडेट आपको बताता हूं कि जो भारत और ईरान के बीच चाबाहार पोर्ट बना था साल 2016-17 में, मोदी साहब ने बढ़ चढ़ के इसके बारे में बताया था कि हमारे सबसे प्राइम प्रोजेक्ट में से एक है, देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। कई हजार करोड़ वहां पे खर्च किए गए, लेकिन इस बार जब बजट पास हुआ तो वो चीजें निकल के सामने आई जिससे पता चल गया कि मोदी साहब ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। क्योंकि इस बार बजट में चाबाहार पोर्ट के लिए एक भी पैसा अलॉट नहीं था। अगर हमें वहां काम करना होता,
अगर हमें सच में चाबहार पोर्ट अपने कंट्रोल में रखना होता तो क्या बजट में एक पैसा नहीं आता? बड़ा सवाल है। लेकिन बजट में एक पैसा, एक फूटी कौड़ी चाबहार पोर्ट के लिए नहीं है। चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जो ईरान के अंदर भारत ने बनवाया था अपने स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पे कि यहां से हमारे देश में पैसों की बरसात होगी। लेकिन आज बोरिया बिस्तर गुल है, क्योंकि भाइयों बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। बहरहाल इसी बीच गाजा से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि राफा क्रॉसिंग भले ही इजराइल ने खोल दी, लेकिन गाजा के लोगों का जज्बा आप देखें कि केवल 5 फिलिस्तीनी ऐसे थे जिन्होंने गाजा छोड़ के बाहर जाने का फैसला किया। बाकी लोग गाजा के अंदर अभी भी मौजूद हैं। अपनी मिट्टी से ऐसी मोहब्बत शायद आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी कि भाई साहब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कल अभी हमला हुआ, 30 से 35 लोग मारे गए। लेबनान में भी बम्बार्डमेंट हुई, वहां भी लोग कैजुअलिटी के साथ मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने प्लान किया था कि हम राफा क्रॉसिंग जब खोलेंगे तो धड़ल्ले से लोग भागेंगे। लेकिन केवल 5 फिलिस्तीनी भागे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसको आपके सामने दिखा रहा हूं। केवल 5 फिलिस्तीनी राफा क्रॉसिंग से गए हैं, बाकी लोग राफा क्रॉसिंग के अंदर यानी गाजा के अंदर ही मौजूद हैं। इसी बीच गाजा से कुछ अफसोसनाक खबरें भी हैं। गाजा के अंदर मौसम का ऐसा कहर है कि भयानक बीमारियां चल रही है। ठंड से बच्चे मर रहे हैं, हाइपोथर्मिया की शिकायत हो रही है। साथ ही वहां पे मेडिकल इमरजेंसी जैसी चीजों की घोषणा की गई है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप दुआ कर सकते हैं। मैं आपसे शुरू से ना कहता था कि दुआ कीजिए, बहुत सारे लोग करते थे, जो करते थे उनके दिलों को सुकून मिलता था। आपसे भी कहूंगा दुआ कीजिए। बहरहाल इस समय गाजा का हाल बड़ा बेहाल है। वहाँ के लोगों के पास न खाने को खाना, न पीने को पानी, न दवाएं, न मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल कॉलेज और रोजगार आप हटा दीजिए। जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड होती है आज गाजा के लोगों के पास वो बेसिक नीड भी नहीं बची है। तो क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, और खबर आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात